जो AFM या F3 सिलेबस है, ऑब्वियसली इट इज फिनेंस। सो फिनेंस में पहली बात आती है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोलर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसका काम क्या है कंपनी में, वो क्या करता है, उसको क्या करना है। लेकिन वो चीज हम समझेंगे तो तभी ना, जब हम उसका डिटेल काम में जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने पहला टॉपिक डाला है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोलर, CFO, व्हाटएवर यू से, उसका काम क्या है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने अलग अलग टॉपिक डाले। पहले उन्होंने डाला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, आपको उसमें से इनफ्लोज आएंगे, तो आपको वो प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। NPV, IRR, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सो मेनी मेथड्स आर देयर, कैश फ्लो निकालना वगैरह वगैरह। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये चीज जो हम लोग पहले कभी पढ़े हुए हैं, दिस इज रिवीजन। बिकॉज अगर मैं ACCA में बात करूं, ऑलरेडी FM सिलेबस में था। अगर मैं CA में बात करूं, ऑलरेडी SFM में, CA इंटर में था। अगर मैं सीमा में बात करूं, ऑलरेडी P2 में था। यानी कि सब जगह ये था। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। आई विल बी टीचिंग इन NPB एंड ऑल दैट फ्रॉम बेसिक्स, डोंट वरी। तो वो एक टॉपिक है। फिर उसके बाद उसको एडवांस लेवल पे ले जाया गया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट करने जाके US में, आपके पास पैसे इनफ्लोज डॉलर में आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट रुपये में, दूसरी करेंसी में हो रहा है। तो फॉरेन प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी चीजें चेंज हो जाती। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया बाय गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर कोई CA CM में है तो SFM में पढ़ा है, बट अगर हम लोग ACCA सीमा की बात करें तो पास के लेवल्स में ये नहीं था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास के लेवल्स में, ACCA के अंदर FM में, सीमा के अंदर P2 में, इट वाज नॉट देयर। तो वो पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक उन्होंने डाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स अप्रेजल। कोई प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं, वो करना है कि नहीं, एक्सेप्ट करना है कि नहीं, दैट इज स्टोरी। तीसरा, प्रोजेक्ट डिसीजन लेने के लिए पैसा चाहिएगा। पैसा डेट से आएगा, इक्विटी से आएगा, लोन लेंगे, उसका कॉस्ट क्या होएगा, कॉस्ट पे कैसे फर्क पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाउ कैन बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सचर्स एंड ऑल दैट। अलग अलग थ्योरीज, मॉडिग्लनी MM थ्योरी, नेट इनकम अप्रोच, नॉट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अलग अलग सारी थ्योरीज वगैरह सब दिया है। और थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, जब आप प्रैक्टिकली कहीं काम करेंगे, हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट्स, दैट्स द सेकेंड एरिया। और उसी एरिया के साथ उन्होंने डाल दिया डिविडेंड डिसीजंस, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट कैन बी डन वॉट एवर मनी वी हैव जनरेटेड इनकम इन द बिजनेस। लेकिन वो इनकम को डिविडेंड देना है कि बिजनेस में लगाना है कि नए प्रोजेक्ट में लगाना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडिंग ओनली। वो भी उन्होंने वहां पर अलग से टॉपिक बोल के डाल दिया। ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, डिविडेंड है, इसमें इन्होंने 3-4 टॉपिक अलग अलग डाला है, विच इज ए सेकेंड एरिया। देन उसके बाद उन लोग थर्ड एरिया में चले गए। व्हेन वी आर डूइंग अ फॉरेन प्रोजेक्ट और व्हेन वी आर डूइंग एनी बिजनेस डिसीजंस रिलेटिंग टू फाइनेंस, द रिस्क इन्वॉल्व्ड, हाउ कैन वी मैनेज द रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, हेजिंग ऑफ रिस्क, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ऑफ द सिलेबस, विच इज फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग, interest rate hedging, or any other type of financial risk hedging. The basic focus is on foreign exchange hedging and interest rate risk hedging. वो उन्होंने डाला। फिर उसके बाद उन्होंने डाल दिया, when you do hedging, then in that case you need to do the valuations, valuation of options, valuation of futures, option valuation। और ऑप्शन वैल्यूएशन के साथ साथ ऑप्शन रिस्क, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सारी चीजें हमने कहीं FM वगैरह में नहीं पढ़ी। CA के अंदर होगा, CA CMA फाइनल सिलेबस के अंदर है, बट हो सकता है याद ही नहीं हो। भी याद तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन वैल्यूएशन, ब्लैक स्कोल वैल्यूएशन, डेल्टा, थीटा, गामा, हम सब पढ़ने वाले हैं। वट एवर इज देयर इन द सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी, and the study will be very very practical oriented as compared to just knowing these words. फिर उसके बाद उन्होंने डाला
मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, टेक ओवर, कोई कंपनी को अगर टेक ओवर करेंगे, करना चाहिए कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं, नुकसान क्या होगा, फिर उसके बाद उसका वैल्यूएशन कंसिडरेशन कैसे देंगे, कैश में देंगे, शेयर्स में देंगे, कैसे देना चाहिए, वैल्यूएशन कैसे करना है, मर्जर्स एक्विजिशंस। अगर कोई कंपनी टेक ओवर नहीं होना चाहती तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, एंटी टेक ओवर स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, दोज थिंग्स आर कवर्ड, विच इज यू कैन सी मर्जर्स एक्विजिशंस। और अलग से उन्होंने एक एरिया डाल दिया, जनरली रिस्क अवेयरनेस, रिस्क इन द बिजनेस, फोकस इज ऑन फिनेंशियल रिस्क, बट रिस्क अवेयरनेस बोलकर और फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वो एक एरिया अलग से डाल दिया। यानी कि दीज आर द सिलेबस एरिया। अगर आप वन बाय वन सोचे तो ये सारे इवन दो फिनेंस के पार्ट है, बट अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आपको ये सारा काम करने मिलेगा ही नहीं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है एवरीथिंग यू विल मैनेज, बट इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट पर्सन, फॉर फंड रेजिंग डिफरेंट टीम, फॉर मर्जर्स एक्विजिशन डिफरेंट टीम, फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेजिंग डिफरेंट टीम्स, सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली हम लोग फिनेंस डिपार्टमेंट को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक है फिनेंस कंट्रोलर और एक है ट्रेजरी मैनेजर। फिनेंस कंट्रोलर का काम है, यू कैन से कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, अगर पैसा लिमिटेड है रिसोर्सेस को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सी कंपनी को टेक ओवर वगैरह करना है, दिस इज कॉल्ड फिनेंस कंट्रोलर। ट्रेजरी का काम है पैसा कहां से आएगा, मांडवाली करना, लोगों से बात करना, शेयर होल्डर से, इक्विटी से, बैंक वालों से, लोन वालों से, और डे टू डे कैश मैनेजमेंट करना। डे टू डे कैश मैनेजमेंट में हेजिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेजिंग, इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो सारी बातें आती हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों काम अलग अलग हो जाते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग होता है, फिनेंस कंट्रोलर अलग होता है। सपोज आईटीसी कंपनी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सब कोई काम करना चाहते हैं, या कोई बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी बैंक, ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग है, फिनेंस कंट्रोल अलग है। कौन सा नया ब्रांच खोलना है, कहां पैसे लगाने हैं, दैट इज फिनेंस कंट्रोलर जॉब। एंड ट्रेजरी का काम रिस्क को मैनेज करना, डे टू डे फंडिंग को मैनेज करना, वर्किंग कैपिटल मैनेज करना, और पैसा कहां से आएगा इस पे ध्यान देना। जिनसे भी पैसा आएगा उनके साथ ऑलवेज तालमेल रखना, लियाजो करना, मिलना, बातचीत करना, दैट इज द जॉब ऑफ द ट्रेजरी। बट वी आर गोइंग टू स्टडी इंटायर एरिया, बिकॉज पैसा कहां लगाना है, मर्जर्स एक्विजिशंस या कोई टेक ओवर करना है, या मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट करना है, वो एक काम हो गया, और दूसरा काम हो गया पैसा आएगा कहां से, रेगुलरली डे टू डे कैश को मैनेज करना। ये सारी चीजें फिनेंस फील्ड के अंदर ही आती हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेजरी मैनेजर या यू कैन से फिनेंस कंट्रोलर बनने के लिए आप दुनिया का कोई भी कोर्स पढ़ लीजिए, नहीं बनने मिलेगा। नहीं बनने मिलेगा मतलब एज अ फ्रेशर, नो। टू बिकम इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एज अ फाइनेंस कंट्रोलर और ट्रेजरी मैनेजर रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस along विथ क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और एक्सपीरियंस है तो भी आप नहीं बन सकते, बिकॉज वो जमाना चला गया जब केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लैडर में हायर बढ़ते जाएंगे। एक्सपीरियंस को सपोर्ट करना पड़ेगा डिग्री से, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से। लेकिन चाहे आप एमबीए फाइनेंस फ्रॉम IIMA कर लीजिए तो भी एज अ फ्रेशर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस कंट्रोलर या ट्रेजरी मैनेजर का जॉब नहीं मिलेगा, उसके अंडर काम करने मिलेगा। जब आप अच्छा काम करेंगे, ग्रो करेंगे, तब इन दैट केस आप ट्रेजरी मैनेजर ये सब बनेंगे। तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि नहीं बन सकते, बट एज अ फ्रेशर दीज अपॉर्चुनिटीज इन अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अवेलेबल, दे रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वो अलग बातें हैं। पहली बात है चीज को समझे तो सही, वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन ओनली वी कैन डू दैट। नाउ तो इन्होंने, हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे नॉर्मली मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एनपीवी, IRR, पे बैक, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, 5 से 6 नहीं, मोटा मोटी मेरे को यू कैन से 4 से 5 क्लास, 4 में हो जाता है, 5 क्लास करीब लगेगा। फिर ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और जानना,
दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया एंड मैक्सिमम क्लासेस इट विल कंज्यूम. 8 to 9 क्लास हर बैच में लगता है. एरिया सी एंड डी मतलब मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेक ओवर, वैल्यूएशंस, हाउ द कंसिडरेशन शुड बी गिवन इफ वन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी टेकन ओवर, उसके बारे में. फिर उसके बाद मान लीजिए सी एरिया, उसके अंदर मान लीजिए ऑप्शंस वैल्यूएशंस मेजरमेंट, एक क्लास, 1 क्लास. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एग्जाम में ब्लैक स्कोल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करने नहीं आता है, बट सिंस एक्सेल वगैरह सब अलाउड है और इंडियन एग्जाम्स में तो कैलकुलेटर में ही करना पड़ता था, टाइम बहुत कम लगता है. तो बेसिक यहां पर अंडरस्टैंडिंग समझने में ही टाइम जाएगा, बट फिर भी कैलकुलेशंस वगैरह ऑप्शंस का समझना पड़ेगा. और यू कैन से मॉक पेपर्स, पास्ट टर्म पेपर्स, टेकिंग टेस्ट एंड ऑल दैट अराउंड 3 क्लासेस. सो इफ वी टेक 5 + 9 14 + 3 17 + 1 18 + 3 21. नॉर्मली अपने पास अगर आप सारे मंडे वेडनेसडे जोड़ते हैं तो अराउंड 24 से 25 मंडे वेडनेसडे आते हैं. यानी कि अपने पास 1-2 मंडे वेडनेसडे एक्स्ट्रा है कि अपने क्लासेस को इजीली खत्म कर पाएंगे सारा चीज. जो मैंने बोला पहले कि एक्सेल का कैलकुलेशन सीख लेंगे, ऐसे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है. FX 991 MS, FX 100 MS, BA 2+, कोई भी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे खरीद लेना चाहिए. इवन दो एक्सेल है फिर भी अगर नहीं है तो एक कैलकुलेटर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे के पहले आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कि जब क्लास में हम लोग डिस्कशन करें आप कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे करें. ठीक है, अगर है आपके पास, जो है आपके पास वो कैलकुलेटर चलेगा, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. नाउ जो फर्स्ट एरिया, फर्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दे आर सेइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर. Roles and responsibility of finance manager is divided into, first is the prime responsibility, which is maximization of shareholders' wealth, which is possible by fulfilling other responsibilities. And then there is treasury function. और जब भी कोई फाइनेंस मैनेजर कोई डिसीजन लेगा तो हाउ दैट डिसीजन विल बी इंपैक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स. बिकॉज व्हेन यू विल बी गेटिंग 50 मार्क्स क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो वो पहला क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्या फाइनेंस मैनेजर ये जो डिसीजन ले रहा है ये ठीक ले रहा है क्या. दैट वे हम लोग बोल रहे हैं कि इफ आई एम अ फाइनेंस मैनेजर इन सराफ एकेडमी, कोई और तो है नहीं भाई, मैं ही हूं, तो मेरा काम क्या है, दोज हु आर द शेयर होल्डर्स देयर रिटर्न शुड मैक्सिमाइज. मान लीजिए हम लोग कोई रिलायंस इंडस्ट्री या कोई आईटीसी, कोई कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, सीनियर फाइनेंस मैनेजर है, सीएफओ है, व्हाटएवर है, तो इन दैट केस हमारा काम है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. मेरी कंपनी में मेरे और मेरी वाइफ का वेल्थ बढ़ना चाहिए, रिलायंस में रिलायंस के शेयर होल्डर का, अंबानी का, आईटीसी में आईटीसी के शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ना चाहिए. लेकिन मेरी कंपनी में मेरा और मेरी वाइफ का वेल्थ बढ़ना मतलब क्या, हमें जो सराफ एकेडमी से रेम्यूनरेशन मिलता है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वो ज्यादा से ज्यादा मिले, सराफ एकेडमी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, सेल्स बढ़े, इनकम बढ़े, सराफ एकेडमी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड हमें दे. यानी कि मेरे कंपनी में मैं जो चीज चाहता हूं वो मैं ही मैनेज कर रहा हूं. मेरे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई द पर्सन हु इज मैनेजिंग द अफेयर्स इन फाइनेंस एंड द पर्सन हु विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड दैट इज द शेयर होल्डर्स, वो दोनों अलग अलग नहीं है. मतलब हमारे केस में एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन रिलायंस है, आईटीसी है, कोई भी कंपनी है, उसमें मान लीजिए हम लोग में से कोई जन फाइनेंस मैनेजर बना, सीनियर फाइनेंस मैनेजर बना, लेकिन हम लोग उस कंपनी के ओनर, शेयर होल्डर, ये सब नहीं है. लेकिन हमारा काम अभी भी वही है, दैट वी नीड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो मेरा जॉब मेरी कंपनी में मेरी और मेरी वाइफ का इनकम बढ़ाना, वेल्थ बढ़ाना. कैसे बढ़ेगा, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या कोई नया स्टूडेंट आएगा? अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या मेरा वेल्थ बढ़ सकता है? अगर मेरे स्टाफ सेटिस्फाइड नहीं है, उन लोगों को काम करने में मेरे यहां अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो लोग आपको प्रॉपर सर्विस दे सकते हैं? तो अगर मेरे स्टाफ दुखी हैं, अच्छे नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, देन इन दैट केस आपको फिर से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है.
मेरा जो भी सप्लायर है, कापलान है, कोई भी सप्लायर है, जो लोग मेरे को रिसोर्सेज देते हैं, इंटरनेट देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, कोई भी चीज देते हैं, उन लोग को अगर मैं टाइम पे पेमेंट नहीं करता, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो क्या मैं आपको बेटर सर्विस दे सकता हूं? मेरे कम्युनिटी में मान लीजिए बिल्डिंग में कोई और लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, अगर मेरा उनके साथ झगड़ा फगड़ा चलता है, ठीक से मैनेज नहीं करता हूं मैं उनका इंटरेस्ट, तो क्या मेरे को आपको सेटिस्फेक्शन देने में इनकम बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। यानी कि बात सही है कि फाइनेंस मैनेजर को शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, लेकिन क्या शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज दूसरे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचने से, इग्नोर करने से हो जाएगा? क्या मेरा वेल्थ आपके बारे में सोचने बगैर, स्टाफ के बारे में सोचे बगैर, सप्लायर के बारे में सोचे बगैर, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में सोचे बगैर क्या हो जाएगा? नहीं होएगा। यानी कि प्राइम ऑब्जेक्टिव इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बट दैट ऑब्जेक्टिव वी कांट अचीव इफ वी डोंट थिंक अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स। हमें सबके बारे में सोचना होगा। कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, फंड्स रिगैदर कर रहे हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, तो केवल ये थोड़ी ना देखने से होगा ये फायदा है, पैसा आ जाएगा। पैसा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा जब तक स्टाफ, टीम मेंबर, सप्लायर्स, पूरा का पूरा स्टेक होल्डर्स जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तब तक मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होना नहीं है। दिस इज इंटर रिलेटेड एरिया। हाँ, ये बात जरूर है, हम एएफएम के अंदर अदर स्टेक होल्डर के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं जो हम लोग एपीएम और एसबीएल में पढ़ते हैं, बट फिर भी फाइनेंस मैनेजर केवल अगर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ढूंढेगा, वो होना नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस का हर पहलू, आईटी, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटिंग, सबके बारे में उसे ध्यान देना होगा, सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना होगा, देन ओनली मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होगा, अदरवाइज होना नहीं है। तो हम लोग जब ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन सही है कि नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया, हम कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं या हेजिंग ऐसे कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, नॉट एवरी क्वेश्चन, कि क्या फाइनेंस मैनेजर सही कर रहा है। आप उसको कैसे देखेंगे? आप उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे। आप उसको देखेंगे इससे कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, आप उसको देखेंगे कि इससे कंपनी के सोशल एस्पेक्ट्स पे, सोसाइटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पे। आप देखेंगे ये करने से हम लोग का कोई लीगल गाइडलाइंस या कोई रेगुलेटरी एरिया है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है, कोई चीज हमें एक्स्ट्रा तो परफॉर्म नहीं करनी है, रेगुलेटरी एरिया को देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं ये कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल से रिलेटेड है क्या। स्ट्रैटेजिक गोल मतलब सपोज कोई कंपनी मार्केट में टारगेट करती है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब चीजों का दाम कम, प्रीमियम क्वालिटी में नहीं जाते, खर्चा कम, तो क्या हमारा ये प्रोजेक्ट उसी फोकस में है? क्या हमारा ये प्रोजेक्ट पूरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा? क्या हमारा ये प्रोजेक्ट हमें कॉम्पिटिटिव बनने में हेल्प करेगा? क्या हमारा ये प्रोजेक्ट हमारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करेगा? स्ट्रैटेजिक वे में भी देखना पड़ता है, केवल फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंगल देख के नहीं होएगा। साथ में हमें देखना होगा कि क्या फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है वो एथिकल है, वो एज पर कंपनी का एथिकल कोड, एथिकल गाइडलाइंस, या अगर कोई प्रोजेक्ट कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई सोसाइटी के लिए एडवर्सली अफेक्टेड है तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट में करने के लिए, वो भी देखना होगा। सोसाइटी, समाज, इन्वायरमेंट, यू कैन से सस्टेनेबिलिटी, रेगुलेटरी एरिया, एथिक्स, कॉर्पोरेट का, सब चीजों को देखकर एक डिसीजन बोला जा सकता है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप कैलकुलेशन किए, फॉरेक्स किए, एनपीवी निकाले, कुछ भी निकाले, लेकिन साथ में आपको देखना होगा कि क्या हर तरह से मोटा मोटी ये जो फाइनेंस मैनेजर डिसीजन ले रहा है ये सही है, वेदर इट इज गोइंग टू अफेक्ट पॉजिटिवली ऑल द थिंग्स, तभी हम लोग वो डिसीजन को सही मानेंगे। बिकॉज वो लोग एग्जाम में सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं आप उसके बॉस हैं, तो आप उनको गाइड करेंगे कि भाई ये फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन, या कोई चीफ माने कोई जूनियर फाइनेंस मैनेजर है, जूनियर पर्सन है जो सोच रहा है ऐसा करना है, क्या वो सही है? आपको हर पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। और साथ में उन्होंने ब्रेक कर दिया ट्रेजरी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फंड रेजिंग, लियाजो विद द फाइनेंसर्स एंड डे टू डे कैश मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज बाय ट्रेजरी मैनेजर।
पुराना जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह है उसमें इसके बारे में पहला टॉपिक में डिटेलिंग ज्यादा लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ाता था तो मैं बोलता था वो सब चीजें हम लोग को अपने आप समझ में आ जाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे। अब नए मटेरियल्स में उन्होंने ऑलरेडी राइटअप कम कर दिया है, मतलब थोड़ी धीरे धीरे बात समझ में आती है कि नॉर्मली जब तक आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फंड रेजिंग, डिविडेंड पॉलिसी, मर्जर्स एक्विजिशंस पढ़ेंगे नहीं तो यहां पर ज्यादा डिटेलिंग करने से होगा क्या, बिकॉज वो तो बोलना ही पड़ेगा ना कि भाई अभी टाइम है, पहले वो पढ़ लेते तब समझ में आएगा। तो ये चीज जो मैं यहां लिखा हूं इसको और दूसरे कहीं से नहीं पढ़ना है, एडवाइस है, अलग से कापलान से भी नहीं पढ़ना है, 4 जगह से लेकर अच्छे से उसको बनाया गया है। द फाइनेंस मैनेजर प्राइमरी एम इज टू मेक डिसीजंस which will increase the wealth of the company shareholders. प्राइम ऑब्जेक्टिव है wealth of the shareholders बढ़ाना। However, a company is unlikely to be successful unless it satisfies the needs of other stakeholders too. The finance manager will have to identify potential conflict between stakeholders' objectives. मेरा स्टाफ चाहता है ऑफिस टाइम कम हो, मेरा स्टाफ चाहता है सैलरी ज्यादा मिले उनको, आप चाहते हैं कि पढ़ाया ज्यादा जाए, आप चाहते हैं कि टाइम कम लगे पढ़ाने में, आप चाहते हैं कि ट्यूशन फीस कम हो, मैं चाहता हूं कि अर्निंग्स ज्यादा हो, फायदा ज्यादा मिले। हम लोग तीनों कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं एक दूसरे से, बिकॉज आपको अगर ज्यादा सर्विस चाहिए तो स्टाफ को ज्यादा काम करना होगा, ज्यादा काम करेगा तो पैसा ज्यादा लेगा, व्हाटएवर आई विल से। दैट मीन्स स्टेक होल्डर्स का एक रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कोई को अपना अपना पड़ा है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर को सबका कंफ्लिक्ट को दूर करना है। A further but associated problem is the potential agency. मेरे केस में एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है, I am the finance manager, I am the कर्ता धर्ता, I am the owner. But Reliance ITC सभी कंपनी में है। If the management of a firm act in their own interest rather than the best interest of the shareholders, finance manager को एक्शन लेना पड़ेगा, because finance manager is there for maximizing the wealth of the shareholders. The specific roles and responsibilities. The major role and responsibility of finance manager: investment decision, fundraising decision, then dividend policy, then communication with all stakeholders. You can say communication with all stakeholders उतना ज्यादा AFM में नहीं दिया गया है, that is there in the other syllabus area. Finance planning and controlling, बजट बनाना, फोरकास्ट करना। अब ये finance planning and controlling भी बहुत ज्यादा AFM में नहीं है, बिकॉज यहां पर फाइनेंस कंट्रोलिंग कोई प्रोजेक्ट करना है तो भी तो एस्टिमेट करना होगा, कोई टेक ओवर करना है, क्या दाम में टेक ओवर, वो भी प्लानिंग ही है, वो सब है, लेकिन नॉर्मल बजटिंग एंड ऑल दैट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है, जनरली रिस्क को डिफाइन किया गया है। इफिशिएंट एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इसके लिए अलग से कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए रेशियो एनालिसिस इस एरिया में आता है। ये सारा चीज एक फाइनेंस मैनेजर का काम है, जिसमें से communication with stakeholders, financial planning and control is not covered so much in AFM, because that's a costing area also, that is E3 area, strategies and all that, वो दूसरे सिलेबस में, बट फिर भी काम फाइनेंस मैनेजर का ही है, इसको लेकर सिलेबस बनाया गया। द रोल ऑफ द ट्रेजरी, मोस्ट लार्ज कंपनीज हैव अ सेपरेट ट्रेजरी फंक्शन टू अंडरटेक सम ऑफ दीज रोल्स। अ सेपरेट ट्रेजरी फंक्शन इज मोर लाइकली टू डेवलप the appropriate skills needed to survive in the today's complex environment, and it should also be easier to achieve economies of scale by borrowing cost lower, netting off and all that. अब ये सब चीज netting off ये सब पढ़ेंगे, सब hedging वगैरह में ये सब में आएगा, ये पैराग्राफ हो सकता है थोड़ा ऊपर से जा रहा है, आएगा बाद में। Treasury and finance control. In a large entity, the finance function may be split between treasury and finance control, with both functions reporting to the CFO. The finance control will be concerned with allocating the resources, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, investment appraisal decisions. Treasury function, obtaining finance, managing relationship with finance providers, जिन लोग पैसे दे रहे हैं उनके साथ मांडवाली करना और डे टू डे कैश मैनेजमेंट करना। क्लोज लियाजो इज ऑफन रिक्वायर्ड, दोनों के बीच में, फाइनेंस कंट्रोल और ट्रेजरी के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए, देन ओनली द कंपनी विल बी एबल टू मैनेज देयर फाइनेंशियल मैटर्स। Assessing the impact of finance manager's decision, जो कि पार्ट ए में आता है क्वेश्चंस में। You may be asked in the exam to assess the likely impact of finance manager decision. Evaluate the finance manager decisions. Using the following headings gives a good structure to your answer and ensure that you cover a broad issues. Financial impact, project करने से, strategic impact, regulatory impact, ethical impact, environmental impact.
मान लीजिए आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और आपको क्वेश्चन ऐसा आया कि बोला कि जो ये डिसीजंस लिया जा रहा है इसको इवैल्यूएट करिए, क्या ये सही है क्या? ये हेडिंग्स के अंदर आंसर लिखेंगे, बहुत मजा आएगा। फाइनेंशियल इंपैक्ट में क्या डालेंगे? फोकस ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी, आईआरआर, प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, उसके अंदर साथ में इंपैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, कंपनी का शेयर प्राइस पे क्या फर्क आने वाला है। आप सोचिए कि आपने एसबीएल या केस स्टडी का एग्जाम दिया, शेयर प्राइस तो हम लोग भर भर के किए हैं, फिर भी एक फाइनेंस मैन, बिकॉज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ, मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मेरे को रिलायंस का प्रॉफिट थोड़ी ना मिल रहा है, शेयर का दाम बढ़ना चाहिए ना, तो वो भी फाइनेंशियल इंपैक्ट के अंदर ही आता है। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिट कैसा होगा। If the project has low cash flow, the negative impact on the financial statement in short term may give negative signal to the market. Impact on cost of capital, फंड रेज करने से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बोलना है फाइनेंशियली अच्छा है तो एनपीबी वगैरह पॉजिटिव है कि नहीं, शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या पिक्चर होगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या चेंजेस आएगा। स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट आप एनालाइज करेंगे। स्ट्रैटेजिक इश्यूज आर दोज विच इंपैक्ट द होल बिजनेस इन द लॉन्ग रन, मींस कॉम्पिटिटिव, क्या ये प्रोजेक्ट करने से कंपनी बेटर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इफ द फर्म ट्रेडिशनली कॉम्पिटिटेड ऑन कॉस्ट लीडरशिप, मतलब हम प्रीमियम प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देते, हम कॉस्ट लीडरशिप पे ध्यान देते हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट उसमें और हेल्प करेगा, क्या हमारा खर्चा गिर जाएगा। फिट विद द इन्वायरमेंट, नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल पेस्ट, political, economical, social, technological, which impact the business. Strategies पेस्ट एनालिसिस से एनालाइज की जाती है, एक्सटर्नल एनालिसिस, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे चेंज करेंगे हमारे बिजनेस को। यूज ऑफ रिसोर्सेस, knowledge of the firm's current strength, weakness, so whether the project is capitalizing on the strength, whether it will remove the weaknesses, stakeholder conflict, प्रोजेक्ट करने से किसके किसके बीच में क्या कंफ्लिक्ट है, इंपैक्ट ऑन द रिस्क ऑफ द कंपनी, मे बी फाइनेंशियल रिस्क, मे बी इंटरनल रिस्क, मे बी एनी, कोई भी बिजनेस रिस्क है उस पर क्या फर्क पड़ेगा प्रोजेक्ट करने से। दीज आर ऑल अंडर द हेडिंग्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपके मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है, बट बिकॉज दिस एरिया इज बेसिकली यू कैन से केस स्टडी, एपीएम एंड ऑल दैट। रेगुलेटरी इंपैक्ट, the extent to which the financial manager's actions is scrutinized by regulations, type of industry, मान लीजिए कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, कुछ है ऐसा, या मान लीजिए कोई व्हाट आई शुड से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, तो वहां पर रेगुलेशंस, नियम कानून बहुत ज्यादा है, तो क्या ये प्रोजेक्ट वो नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं है ना। वेदर द कंपनी इज लिस्टेड, तो लिस्टेड कंपनीज का जो जो रिक्वायरमेंट होता है, क्या ये प्रोजेक्ट उन सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है ना, दैट इज रेगुलेटरी। दिस इज जस्ट एग्जांपल। एथिकल इंपैक्ट, द फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द एक्शंस ऑफ द कंपनी आर एथिकल, गाइडेड बाय द गवर्नेंस, अचीव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी। जो भी कंपनी का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये प्रोजेक्ट उसको फुलफिल करेगा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, specific attention should be given to matters of sustainability and environmental risk. The underlying principle for firm is that environmental, social and economical factors are taken into consideration. अगर हम लोग ये तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं तो इसको ट्रिपल बॉटम इफेक्ट बोलते हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमी मतलब कंपनी को फायदा, शेयर होल्डर्स को फायदा, या मान लीजिए सप्लायर वगैरह से बहुत ज्यादा सप्लाई लेंगे। सोशल मतलब effect on the positive impact of the society, environment, pollution, recycling and all that. Triple bottom line effect on the project. जब कोई प्रोजेक्ट बढ़िया है, खराब है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टेक ओवर वगैरह, और अगर बोला जाए इवैल्यूएट करिए कि वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स अंडर दीज ब्रॉड हेडिंग्स डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, वो तो यूज करना पड़ेगा। दिस इज they have written in the first topic, introduction to financial management, job of the finance manager, उसका काम क्या है, उसका काम ठीक है कि नहीं, इवैल्यूएट करना। अभी कोई भी दूसरा टॉपिक चालू करने के पहले सबसे पहले बात है बेसिक which is relevant, which are relevant
इन ऑल द चैप्टर्स, मतलब वो फिनेंस का चैप्टर्स, वो फिनेंस का बेसिक थीम है। ऑल द चैप्टर्स, बेसिक्स। दो बात आती है इसमें, एक तो बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशंस और दूसरा बेसिक फॉरेक्स कैलकुलेशन। बिकॉज वेदर यू डू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ फंड्स, हेजिंग और मर्जर्स एक्विजिशन, सब जगह टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फॉरेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। डॉलर को पाउंड, पाउंड को यूरो, यूरो को इसमें बदलना और थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो इन्होंने सिलेबस में नहीं डाला है, वो ऐसा मानते हैं स्टूडेंट को ये आता होगा। दे ऑलरेडी नो द बेसिक कैलकुलेशंस। अब मैं यहां ये तो नहीं बता रहा हूं कि भाई $100 एक साल बाद है तो आज के दिन उसकी वैल्यू क्या होएगी। देयर आर फ्री वीडियोज देयर ऑन द यूट्यूब। यू गो इन माई चैनल प्रकाश सराफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू टाइप कैपिटल बजटिंग बेसिक डिस्कशन, आपको कम से कम 20 वीडियो मिल जाएगा। तो आपको अगर वो भी नहीं आता आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं जनरली ऐसी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो हम लोग को क्लास में हर दिन डिस्कस करनी है, जो नॉर्मल दाल भात है। यू कैन सी ब्रेड एंड बटर फॉर अंडरस्टैंडिंग EFM विच इज देयर इन द इंटायर सिलेबस। कि मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, टेक कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए ईयर और कैश फ्लो। फर्स्ट ईयर, कैश फ्लो 200, सेकेंड ईयर 200, थर्ड ईयर 200, फोर्थ ईयर 500, फिफ्थ ईयर 500 प्लस 10%, सिक्स्थ ईयर, फिफ्थ ईयर प्लस 10%, सेवेंथ ईयर, सिक्स्थ ईयर प्लस 10%, नो, सिक्स्थ ईयर फॉर एवरी ईयर। कोई टेक ओवर कर रहे हैं, कोई मर्जर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसे कैश फ्लो आने वाला है। मैंने मन से फिगर्स लिखा है, सब ऐसे ही मन से, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। मान लीजिए हमें कैलकुलेशन करना है प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। एक बार सभी लोग अगर कैलकुलेटर है या एक्सेल जो भी है निकालिए। टेक योर टाइम 5 मिनट्स एंड टेल मी द आंसर व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फिगर। कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर ऐसे कैश फ्लो आने वाला है और हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन चाहिए टुडे, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एंटायर कैलकुलेशन। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। यू ऑल डू द कैलकुलेशन, टेल मी द फिगर। यू डोंट हैव टू शो मी हाउ यू हैव डन द कैलकुलेशन, खाली आप फिगर बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।